हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी के द्वारा एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसका यह 14वां लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चित्रकला एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में। एमपीपीएससी 2025 के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्र किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, भीमबेटका के चित्र उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे भीमबेटका कहाँ पर है? तो पहली बात है ये रायसेन जिले में है, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई है। कब खोज की गई है? आपको याद रखना है 1957-58 में यहाँ की गुफाओं की खोज की गई है। साथ ही साथ यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है ना, उसमें अगर हम देखें तो खजुराहो पहला नाम है मध्य प्रदेश से, जिसको 1986 में इस सूची में स्थान मिला। उसके बाद है आपका सांची को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और भीमबेटका की गुफाओं को है ना 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? ऑप्शन है एलोरा गुफा, बादामी गुफा, अजंता गुफा, बाग की गुफा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कई सारी स्लाइडों में अजंता की गुफाओं के बारे में बात की है। तो आप जानते हो यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 29 गुफाएं हैं, और 29 में से यदि हम 16, 17 और 19वें नंबर की गुफा देखें तो ये गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं, और यही 16वें नंबर की गुफा में जो चित्र है उसे कहते हैं मरणासन राजकुमारी का चित्र। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र 16वें नंबर की गुफा में है, इन्हें आपको याद रखना है। ऑप्शन में कुछ अन्य विकल्प, जैसे एलोरा गुफा कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? टोटल 34 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म को बताती हैं, जबकि एलोरा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। बादामी की गुफा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। और बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो 16वें नंबर की गुफा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद मंसूर है, दौलत, गोवर्धन, अगरजा, ये अकबर के समय के भी चित्रकार हैं, अबुल हसन। तो ये सभी चित्रकार जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। अगर कुछ अन्य विकल्पों पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां, जैसे हम कहते हैं कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल है, वैसे ही शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल यदि पूछा जाता है तो आपको बताना है शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है। दूसरा, आपको एक और चीज ध्यान रखिएगा, शाहजहां का जो काल है इसको किसानों का स्वर्णकाल भी कहते हैं, किसानों का स्वर्णकाल भी कहलाता है। साथ ही साथ शाहजहां का काल संगमरमर का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ शाहजहां का काल भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है ना। तो ध्यान रखना है, शाहजहां के काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है, किसानों का स्वर्णकाल है, संगमरमर का स्वर्णकाल है, और भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल कहलाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल यदि बात आती है तो गुप्त काल है, और द्वितीय स्वर्णकाल की बात आती है तो शाहजहां का काल कहलाता है, आपको ये याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन है अबुल हसन, अगारजा, उस्ताद मंसूर, गोवर्धन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, उस्ताद मंसूर को जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको एक उपाधि दी गई है, उपाधि है नादिर, नादिर अल असर, है ना। ध्यान रखिएगा, मतलब युग का बेजोड़ कहा गया है, युग का बेजोड़ कहा गया है। किसे कहा गया है? ध्यान रखिएगा, उस्ताद मंसूर को कहा गया है। दूसरी बात है, ये उपाधि किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के द्वारा उस्ताद मंसूर को यह उपाधि दी गई है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है, उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्र बनाते थे? तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद मंसूर जो है वो पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, इनकी एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो ध्यान रखिए ना, साइबेरियन क्रैन, साइबेरियन सारस को पहली बार यदि चित्रकला में किसी ने निरूपित किया है तो साइबेरियन को उस्ताद मंसूर के द्वारा निरूपित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है, चित्रकार और संबंधित शासक के बारे में है। दसवंत, अकबर, बेहजाद, बाबर, दौलत जहांगीर, अब्दुल समद, शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही मिलान नहीं है। देखते हैं, दसवंत अकबर के समय के चित्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है। उस बेहजाद बाबर के समय के चित्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है। दौलत जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल समद शाहजहां के समय के चित्रकार नहीं है, तो आंसर डी ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब्दुल समद किसके शासनकाल के चित्रकार हैं? तो हुमायूं के समय भी रहे हैं, ये हुमायूं के समय भी रहे हैं और साथ ही साथ अकबर के समय भी रहे हैं। तो ज्यादातर समय जो इन्होंने बिताया है वो अकबर के शासनकाल में बिताया है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है बेहजाद के बारे में। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसको कहते हैं तुजो के जाग, माफ करिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है इसको कहते हैं बाबरनामा। ये जो बाबरनामा आत्मकथा है, इसमें एकमात्र चित्रकार का बाबर ने उल्लेख किया है जिनका नाम क्या है? बेहजाद। और बेहजाद को एक उपाधि दी जाती है, इन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। राफेल कौन थे? तो राफेल इटली के एक महान चित्रकार माने जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मधुबनी चित्रकला बिहार की एक लोकप्रिय चित्रकला शैली मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध भारत माता का चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु चिंचोलकर, राजा रवि वर्मा, सैयद हैदर रजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। कहाँ के हैं ये? बंगाल। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को डेवलप करने में अविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और यहीं से आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत भी हो जाती है। अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो विष्णु चिंचोलकर ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार रहे हैं, राजा रवि वर्मा केरल के चित्रकार रहे हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, राजा रवि वर्मा ने कई सारे चित्र बनाए हैं। और अगर यहाँ से भी एक प्रश्न वैसे पूछा जाता है, राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो मदर इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक चित्र बनाया है जिसको कहते हैं मदर इंडिया, ये इनका एक प्रसिद्ध चित्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में किस चित्रकार के द्वारा चित्र बनाए गए हैं? ऑप्शन है नंदलाल बोस, अविनाश टैगोर, विष्णु चिंचोलकर, राजा रवि वर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, नंदलाल बोस के द्वारा मूल संविधान में कई सारे चित्र बनाए गए हैं। ये शांति निकेतन से संबंधित रहे हैं, कहते हैं वहां पर लगभग 100 चित्र बनाए जिसमें 22 चित्रों को संविधान की मूल प्रति में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। अविनाश टैगोर मैंने बताया ये बंगाल के चित्रकार हैं, है ना, इनका संबंध बंगाल से है, अभी हमने बात की है। विष्णु चिंचोलकर का संबंध मध्य प्रदेश से है, राजा रवि वर्मा का संबंध कहाँ से है? केरल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ऑप्शन है एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस।
तो इस प्रश्न को चूंकि ध्यान रखिएगा, पूर्व का राफेल अभी हमने बात की थी, तो बहजात को भी पूर्व का राफेल कहते हैं, साथ ही साथ इनमें से किसे पूर्व का राफेल कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल कहा जाता है। और राफेल कहाँ के थे? इटली के महान चित्रकार माने जाते हैं। जैसा कि मैंने बात किया, राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? केरल के थे, और इन्होंने कई सारे प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं। एक तो इनका मदर इंडिया एक प्रसिद्ध चित्र है, साथ ही साथ इन्होंने रामायण और महाभारत पर भी कई सारे चित्र बनाए हैं, और रावण द्वारा सीता का हरण, है ना, इस चित्र को इनके द्वारा ही निरूपित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एम एफ हुसैन महाराष्ट्र में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका संबंध वैसे मध्य प्रदेश में भी रहा है, हम मध्य प्रदेश के चित्रकारों में देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ये बंगाल के हैं, और नंदलाल बोस, है ना, तो ये भी बिहार के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के हैं? नंदलाल बोस बिहार के हैं, और बंगाल की कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान नहीं है, साहित्य से संबंधित प्रश्न है, रचना और उनके लेखक से संबंधित है। ऑप्शन है बृहद कथा गुणाढ्य, बृहद कथा कोश हरिशेन, गाथा सप्तशती भारवी, महाभाष्य पतंजलि। तो सही मिलान कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। देखिए, बृहद कथा कोश गुणाढ्य लेखक के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। बृहद कथा और ये बृहद कथा कोश है, दोनों में अंतर है। तो बृहद कथा गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। बृहद कथा कोश के लेखक हरिशेन हैं, बिल्कुल सही बात है। गाथा सप्तशती के लेखक भारवी, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। गाथा सप्तशती, इसको गाथा सतसई भी कहा जाता है, गाथा सतसई। और ये सातवाहन वंश के राजा हुए हैं, सातवाहन वंश के राजा हुए हैं, इनको राजा हाल कहा जाता है, तो राजा हाल की कृति मानी जाती है गाथा सप्तशती। इसमें 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, ये आपको याद रखना है। और महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें भारवी की, है ना, तो भारवी से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। भारवी पल्लव वंश के राजा थे, सहविष्णु। तो भारवी सहविष्णु के दरबारी कवि थे, और सहविष्णु पल्लव वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा, भारवी की जो रचना है उसका नाम है किराता जुर्नियम, ध्यान रखिएगा। किराता जुर्नियम भारवी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसके अंतर्गत भगवान शिव और अर्जुन के बीच में संवाद का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तकें हैं? सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद काव्यम, बुद्धचरित, गंडी स्त्रोत, गाथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही कूट होंगे 1 2 3 2 3 4 3 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, अश्वघोष की ये सभी पुस्तकें हैं। और यदि हम अश्वघोष के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे। दूसरी बात आपको याद रखना है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन अश्वघोष के समकाल में हुआ है। तो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे हैं उपाध्यक्ष? अश्वघोष रहे हैं, और अध्यक्ष वसुमित्र रहे हैं। और अश्वघोष महायान शाखा से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, और इन्होंने संस्कृत भाषा में महान साहित्यों की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित ये बौद्ध धर्म की रामायण कही जाती है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, नागार्जुन, वसुमित्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म है, ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म है ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं महायान, एक को कहते हैं महायान, एक को कहते हैं हीनयान। तो यही महायान शाखा आगे जाके फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक को कहते हैं शून्यवाद, एक को क्या कहते हैं? शून्यवाद, और एक को कहते हैं विज्ञानवाद। और यही विज्ञानवाद को एक और नाम से हम जानते हैं, योगाचार दर्शन के नाम से भी जानते हैं, इतना आपको याद रखना है। अगर हम दूसरी तरफ हीनयान की बात करें तो यह हीनयान भी आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं वैभाषिक संप्रदाय, और दूसरे को कहते हैं सौत्रांतिक संप्रदाय। तो ये हीनयान के अंतर्गत आते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है, लेखक और रचना? विषादत्त, मुद्रा राक्षस, शूद्रक, मृच्छकटिकम, वात्सायन, कामसूत्र, अमरसेन, 10 कुमार चरित। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मिलान सही नहीं है?
तो आंसर हो जाएगा डी। अमर सिंह की रचना 10 कुमार चरित्र नहीं है, 10 कुमार चरित्र दंडी की रचना है। ध्यान रखिएगा, दंडी दंडी दक्षिण भारत में पल्लव वंश में एक राजा हुए हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय, उनके समकालीन है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ही पूछा जा सकता है, दंडी किसके समकालीन है? तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि भी थे दंडी, और इनकी पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित्र। अमर सिंह ये गुप्तकालीन है, इनकी रचना है अमरकोश, ये एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है, लेखक और रचना से संबंधित है। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, वरायमेहर पंच सिद्धांतिका, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, बाघभट्ट पलकाप्य, है ना। तो ये इसमें से सही मिलान कौन सा नहीं होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखिए बाघभट्ट गुप्त काल के बाद भी माने जाते हैं, है ना। इनका टाइम पीरियड एक्चुअली डिसाइड नहीं है, 6वीं 7वीं शताब्दी माना जाता है। और बाघभट्ट ने एक रचना लिखी है, इसको कहते हैं अष्टांग हृदय। तो बाघभट्ट की जो रचना मानी जाती है, इसे कहते हैं हम क्या? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, ये अष्टांग हृदय जो है वो आयुर्वेद पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और पालकाप्य एक ये पुस्तक नहीं है, एक रचनाकार है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हस्तायुर्वेद। हस्तायुर्वेद, ठीक है, हस्तायुर्वेद रचना है, इसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर द्वारा लिखी गई है? काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, विशाल विदुषाल भंजिका। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 2 3 4 5, 1 3 4 5, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पुस्तकें राजशेखर के द्वारा लिखी मानी जाती हैं। चारों पुस्तकें, ऑप्शन थोड़े गलत हो चुके हैं, बट ये चारों पुस्तकें राजशेखर के द्वारा लिखित मानी जाती हैं। अगर हम बात करें राजशेखर की, है ना, तो ध्यान रखिएगा जो राजशेखर हैं वो महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के पुत्र हैं महीपाल, इन दोनों के ही दरबार में रहे हैं। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और महेंद्रपाल की बात करें तो एक शासक हुए हैं, एक महान शासक हुए हैं मेहर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। तो मेहर भोज के बेटे हैं महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के बेटे हैं महीपाल। तो ध्यान रखिएगा राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल और महीपाल इन दोनों के दरबार में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है, लेखक कौन से संबंधित रचनाएं पूछी गई हैं? हेमचंद्र, काव्यानुशासन, भवभूति, मालती माधव, भृतहरि, वैराग्य शतक, पद्मगुप्त, विक्रमांक देव चरित। तो सही मिलान क्या नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। पद्मगुप्त की रचना है नव सहशांक चरित। नव सहशांक चरित, ये आपके एमपीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, तो इनके द्वारा लिखी गई है। विक्रमांक देव चरित ये पद्मगुप्त की रचना नहीं है, ये कवि विल्हड़ की रचना है, विल्हड़। और कवि विल्हड़ ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में चालुक्य वंश में एक राजा हुए हैं विक्रमादित्य छठवें, तो उनके दरबार के दरबारी कवि माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा विल्हड़ कौन है? तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि माने जाते हैं कौन? विल्हड़, जिनकी रचना है विक्रमांक देव चरित। और पद्मगुप्त की रचना क्या मानी जाती है? नव सहसांक चरित मानी जाती है, बाकी के सही है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो भावभूति ने नाटक लिखे हैं, तो एक मालती माधव है, एक इनका नाटक है उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, ये भी इनका नाटक है। और एक नाटक इनका महावीर चरित, महावीर चरित। ये 3 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं भावभूति के द्वारा, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। भृतहरि की यदि हम बात करें तो भृतहरि ने शतकों की रचना करी है, शतक, और इसमें 3 शतक हैं। एक शतक है श्रृंगार, एक है शतक नीति, और एक शतक कहलाता है वैराग्य। तो ये 3 शतक की रचना की है ना, भृतहरि के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है, लेखक और रचना से संबंधित प्रश्न है। जिनसेन की आदि पुराण, महावीराचार्य गणित सार संग्रह, राजा भोज परमार, राजा भोजी हैं, राज मार्तंड और श्रीहर्ष गीत गोविंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही मिलान कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा श्रीहर्ष की रचना गीत गोविंद नहीं है, क्योंकि गीत गोविंद अपने आप एक महत्वपूर्ण रचना है जो जयदेव द्वारा लिखी गई है।
तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ये राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर लिखी गई रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की। अगर हम बात करें श्रीहर्ष की तो नैषधीय चरित्र, नैषधीय चरित्र ये रचना मानी जाती है ना, किसकी? श्रीहर्ष की। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कथा सरिस सागर पुस्तक के लेखक कौन है? सोमदेव, चंद्रवरदाई, महेंद्र वर्मन प्रथम, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, सोमदेव के द्वारा कथा सरिस सागर नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना की गई है। एक्चुअली ये भाष्य है, टीका है। यदि हम सोमदेव की बात करें तो ये 11वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो कथा सरिस सागर है ये गुणाढ्य की रचना बृहद कथा कोश पर ही आधारित भाष्य है ना। चंद्रवरदाई की रचना आप जानते हो पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। महेंद्र वर्मन प्रथम की अगर हम देखें तो मत्स्य विलास प्रहसन इनकी रचना का नाम है। मत्स्य विलास प्रहसन ये पल्लव वंश के राजा हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की अगर रचना की हम बात करें तो पद्मावत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1950, 1952, 1953, 1954। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है। और इसका यदि हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1950, 1952, 1953, 1954। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 1954 में ललित कला अकादमी स्थापित हुई है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सही मिलान नहीं है लेखक और रचना। स्वप्नवास वत्ता ये भास अभिधर्म कोश, वसुबंधु, निघंटु, धन्वंतरी, चंद्रकांता, विष्णु शर्मा। तो कौन सा सही मिलान नहीं होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, चंद्रकांता के लेखक विष्णु शर्मा नहीं है, देवकी नंदन खत्री है। देवकी नंदन खत्री ये एमपीपीएससी में ही पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। विष्णु शर्मा की रचना क्या है? पंचतंत्र है। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की रचना मानी जाती है। अन्य चीजों पर बात करें तो निघंटु बिल्कुल धन्वंतरी की रचना है। और जो धन्वंतरी हैं ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। धन्वंतरी एक उपाधि भी मानी जाती है। वसुबंधु ध्यान रखिएगा हमने इन पर भी बात की, एक बौद्ध विद्वान माने जाते हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक से शून्य के बारे में जानकारी मिलती है? ध्यान रखिएगा शून्य के बारे में जानकारी मिलती है। खंड खादक, ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत, माध्यमिक सूत्र, बृहद जातकम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत नामक पुस्तक से शून्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ से और पूछा जा सकता है खंड खादक और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये दोनों की दोनों पुस्तकें ब्रह्मगुप्त की हैं। तो ब्रह्मगुप्त एक बड़े ही गणितज्ञ माने जाते हैं, खगोलविद भी माने गए हैं। इनकी ये दो पुस्तकें हैं। खंड खाद्य ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। अरबी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है। जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करते हैं और लगभग पूरे सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो भारत और सिंध के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिसके अंतर्गत भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद होता है। उसमें से एक पुस्तक कौन सी है? खंडन खाद्य भी है। माध्यमिक सूत्र ये ध्यान रखिएगा नागार्जुन की पुस्तक है, नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। और बृहद जातक है ना, ये वराह मिहिर की पुस्तक मानी जाती है। तो बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांति का ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वराह मिहिर की। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। किताब उल हिंद अल बरूनी, तारीख ए सुबुक्तगीन बैहाकी, शाहनामा फिरदौसी, तारीख ए यामनी अहमद सरहिंदी। तो ध्यान रखिएगा तारीख, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, तारीख ए यामनी पुस्तक के लेखक अहमद सरहिंदी नहीं है। तारीख ए यामनी पुस्तक के लेखक उतबी हैं, उतबी। तो एक प्रश्न तो पूछा जाता है कि अल बरूनी हुए या बैहाकी हुए या फिरदौसी हुए या उतबी हुए, ये चारों के चारों किसके समकालीन हैं? तो महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। आपको ये प्रश्न याद रखना है।
अहमद सरहिंदी की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। और अहमद सरहिंदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसको हम कहते हैं तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब मुबारक शाही में मतलब मुबारकबाद है ना, तो ध्यान रखिएगा सैयद वंश के राजा हुए हैं खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह है ना, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो जो सैयद वंश के दूसरे राजा है मुबारक शाह है ना, उन पर लिखी गई ये पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। देखते हैं क्या सही क्या गलत है। किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह है, तारीख ए फिरोज शाह, मौत बिंद खां। तो क्या सही मिलान नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तारीख ए फिरोज शाह, फिरोज शाही है ये, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक मौत बिंद खां नहीं है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी बरनी की एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है तारीख ए फिरोज शाही। इनकी एक और रचना है तारीख ए फिरोज शाही फतवा ए जहांदारी है ना, ध्यान रखिएगा। इनकी एक और पुस्तक है फतवा ए जहांदारी, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है जियाउद्दीन बरनी की। अगर हम बात करें मौत बिंद खां, इनकी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। इनकी है इकबालनामा ए जहांगीरी, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है जो मुगल कालीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है, लेखक और रचना से संबंधित प्रश्न है। मेगास्थनीज इंडिका, भायान फुयुकी, हैंसांग सीयुकी, इब्न बतूता, मुंतखब उत तवारीख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही मिलान नहीं है, आंसर हो जाएगा डी इब्न बतूता। ध्यान रखना इनकी पुस्तक का नाम है रहला। इसी चूंकि ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। और इसी पुस्तक को हम एक अन्य नाम से जानते हैं सफरनामा। तो रहला को ही हम क्या कहते हैं, सफरनामा कहते हैं। और इब्न बतूता ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें हम एमबीटी कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए हैं। तो कब भारत आए हैं, तो ध्यान रखिएगा 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे के लेक्चर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम पर्व और त्योहार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।